Hello everyone, good evening. Welcome to this Advanced Excel for Data Analytics online course, Basic to Advanced. So before we begin, let me introduce myself first. My name is Labdeep. I'm a Chief Mentor of Analyst Meet Academy. Analyst Meet Academy is an online data analytics training institute located in Greater Noida. I have almost 9 years of industry experience in data analytics, business intelligence, and data visualization. I'm also certified by Microsoft in Excel, Power BI, Azure, and Power Platforms. I have also worked for top corporates like Adobe, Infosys, Mankind, Tata Teleservices, and Chrome Data Analytics and Media. And currently, I'm working as a senior Power BI developer at Adobe. In addition to being a Power BI developer, I have also worked as a data analyst, MIS executive, and business analyst and data engineer. I love sharing my knowledge and empowering other with data skill. So that's why I decided my weekends to conduct these Excel and Power BI trainings. I have helped more than 1,000 individuals worldwide become successful in their career by offering them value-based Excel and Power BI training. So you can check my reviews. I have more than 100 positive reviews across many learning platforms like Superprof, Urban Pro, Teacher On. I have maintained my 5-star rating in across all platforms. You can check. You can also search on Google. So before we move any further, let's look at the agenda for today's session कि हम इस सेशन के अंदर क्या क्या चीजें आज डिस्कस करेंगे. पहले ही मैं आपको बता दूं ये हमारा क्लास 1 नहीं है. इस सेशन के अंदर हम सिर्फ समझेंगे कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें सीखेंगे, एक्सेल क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, इन चीजों के बारे में समझेंगे. ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसा कुछ सीखने वाले नहीं है, बस चीजों को समझने वाले हैं कि इस पूरे 4 महीने के कोर्स में हम क्या सीखेंगे, क्यों सीखेंगे, सीखने के क्या एडवांटेज हैं, है ना, किस तरीके से वो हम समझेंगे. तो हम समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा क्या है, कि अगर आप डेटा साइंस में ग्रो करना चाहते हो तो क्या एक पाथ होगा आपके लिए. हम एक्सेल का बेसिक समझेंगे कि एक्सेल क्या है. मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपको जीरो नॉलेज है एक्सेल की और डेटा साइंस की, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग एक्सपीरियंस लोग हों हमारे इस सेशन में, तो वो ऑलरेडी फेमिलियर होंगे. एक्सेल का इंटरफेस क्या है उसको समझेंगे, कि एक्सेल की हिस्ट्री, एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट भी करेंगे कि जिससे आपको हाई लेवल पता चल जाएगा कि हम एक्सेल क्यों यूज करते हैं. डेटा एनालिसिस का छोटा सा डेटा हम यूज करेंगे. उसके बाद में जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं एड्रेस करूंगा. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस पूरे कोर्स में आपको क्या मिलेगा. ठीक है, हियर व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स. तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी, इस कोर्स में जो भी हम कंटेंट है उसको हम 40 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे. 40 घंटे हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो संडे संडे होती है. तो 40 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, साथ में जो भी हम क्लासेस करेंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी क्लास के बाद में. साथ में हम क्विजेस आपके लिए हम प्रिपेयर करते हैं. साथ में जो भी आप सीखते हो उनको आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसके लिए हम असाइनमेंट फाइल, प्रैक्टिस फाइल्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं. साथ में आप डाउट क्लियरिंग सेशन, कि हमारा जो बैच है वो ग्रुप बैच है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वन ऑन वन कनेक्ट मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. साथ में हम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं. तो जब जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम आपकी इंटरव्यूज की तैयारी भी करवाते हैं. ठीक है, तो हम मॉक इंटरव्यूज आपके करवाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. साथ में ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक रिज्यूमे. हम आपका अच्छा सा रिज्यूमे बनाएंगे जहाँ पे जो भी आपने चीजें सीखी हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे. आप लोग जो भी जॉब पोर्टल्स है वहां पे आप कैसे जॉब कर सकते हो उसमें हम पूरा आप लोगों को सपोर्ट करेंगे. ठीक है, इस कोर्स की जो फी रहने वाली है वो 10,000 है. अगर आप इस वीक में ज्वाइन करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो आपकी जो टोटल फी रहेगी आफ्टर डिस्काउंट 7,000. लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस 100% रहती है और आप सारे असाइनमेंट वगैरह प्रॉपर करते हो तो आप इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो 7,000 में भी. ट्रेनिंग डिटेल्स, तो 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन रहने वाली है. हम हर संडे को 2 घंटे के लिए कनेक्ट करेंगे. ठीक है, और टाइमिंग अभी हमने जो रखा है वो 1 से 3 बजे का रखा है दिन में संडे को. तो ये फिक्स नहीं है, तो हम लोगों से पूछेंगे इस सेशन के बाद कि उनके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. अगर लोग कहेंगे नहीं ये ठीक है तो हम इसी को रखें. तो सबसे पहले इस कोर्स का हमारा नाम क्या है, एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स. तो हो सकता है तो लोगों को पता हो, लेकिन डेटा एनालिटिक्स क्या है उसको समझेंगे.
ठीक है, डेटा एनालिटिक्स को समझने के पहले इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। डेटा को अलग समझेंगे और एनालिटिक्स को अलग समझेंगे। इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे। डेटा एनालिटिक्स को समझने से पहले समझ लेते हैं कि डेटा क्या है। तो डेटा की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको हर जगह मिलेगी, उसको समझते हैं कि वो क्या कहती है डेफिनेशन। डेटा इज लाइक अ रॉ इंफॉर्मेशन। इट कैन बी नंबर और थिंग्स लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और साउंड। टेक्स्ट, इमेज, नंबर, वीडियो, साउंड, ये सब डेटा ही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को यूज करके इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, उसी को हम हाई लेवल डेटा एनालिसिस बोलते हैं। तो अगर आप कहीं पे टाइप करते हो अपना फोन नंबर, तो वो भी क्या है, एक डेटा है। आप इंटरनेट पे जाके ब्राउजर मतलब कुछ भी गूगल करते हो, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, डेटा जनरेट कर रहे हो। आप अपने फोन में कोई फोटो ले रहे हो, तो वो भी क्या है, डेटा है। आप फेसबुक की पे कोई पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई फोटो पोस्ट कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो वो भी क्या कर रहे हो, आप डेटा जनरेट कर रहे हो। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर किया आपने, तो वहां पे भी आप डेटा जनरेट कर रहे हो। इवन आप जो मैसेज करते हो, ईमेल करते हो, है ना, वो भी क्या है, डेटा ही है। तो जाने अनजाने में आप अपने डे टू डे लाइफ में डेटा को जनरेट करते हो और डेटा को यूज भी करते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि आप डेटा को कंज्यूम कर रहे होते हो। एक दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हो, ठीक है, आप क्या देख रहे हो, उसी डेटा को एनालाइज करके यूट्यूब आपको सजेशन देता है। आपने कुछ अमेजोन पे कुछ सर्च किया, तो आपने क्या सर्च किया, उस डेटा को यूज करके अमेजोन आपको उसी सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। तो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, डेटा आप जनरेट कर रहे हो, उसी डेटा को बिजनेसेस यूज करके, एनालिसिस को यूज करके अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हाई लेवल क्लियर होगा कि डेटा क्या है। हाँ, तो कुछ भी आप टाइप कर रहे हो फोन में, कंप्यूटर में, वो सब डेटा ही है। चाहे आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, तो आप डेटा जनरेट कर रहे हो। तो इसी तरीके से बिजनेसेस भी अपना डेटा जनरेट करते हैं। तो किस तरीके का डेटा बिजनेसेस जनरेट करते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे। अब डेटा तो जैसे मैंने बताया कि इमेजेस भी आपका डेटा है, वीडियो भी आपका डेटा है, साउंड भी आपका डेटा है। लेकिन एज ए डेटा एनालिस्ट आप सिर्फ दो तरीके के डेटा पे काम करोगे, टेक्स्ट और नंबर। ठीक है, तो डेटा को भी हमने दो कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड कर रखा है, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो समझते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। डेटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली एंड मेजर एंड काउंट। जो डेटा आपको नंबर में दिखता है, जैसे सेल्स है, तो ये क्या है, ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा है। कस्टमर काउंट है, तो ये आपका क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा। कि डेटा को आप जिस डेटा में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका एग्जांपल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल ये है, क्वालिटेटिव डेटा की है। अब बात करते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। ठीक है, अब आपको जैसे दिख रहा है कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन, है ना, ये क्या है, टेक्स्ट है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। डेटा दैट डिस्क्राइब क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफन एक्सप्रेस इनटू वर्ड और टेक्स्ट रेदर देन दैट नंबर। तो नंबर के अलावा जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, वो क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, तो दोनों वर्ड थोड़ा सेम सेम से दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। जिनका सम कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, जो भी ऑपरेशन आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, वो आपका रहेगा क्वांटिटेटिव। तो क्लियर कि डेटा क्या है, डेटा के कितने प्रकार हैं। डेटा के हैं तो और प्रकार, लेकिन हम दो ही तरीके के डेटा को डील करेंगे, एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए एमआई एग्जीक्यूटिव। तो क्या एग्जांपल्स हैं रियल वर्ल्ड, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सुपरमार्केट इन्वेंट्रीज, तो कंपनी जो सुपरमार्केट कंपनीज है, वो और डेटा को यूज करती हैं अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। सोशल मीडिया, डिस्प्ले, पर्सनलाइज एड कंटेंट, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस इंडस्ट्री में डेटा को बिजनेसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स, स्पोर्ट एनालिटिक्स। अब देखते हैं टाइप ऑफ डेटा दैट बिजनेस जनरेट। तो अगर आप एक फ्रेशर हो, तो आपको नहीं पता होगा कि कंपनीज में किस तरीके के डेटा पे आप काम करोगे। मैंने यहाँ पे समरी क्रिएट किया हुआ कि जनरली कंपनी इसी तरीके का डेटा जनरेट करती है, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए ये एक छोटा सा मैंने सैंपल लिया है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा में एम्प्लॉय की अटेंडेंस हो गया, एम्प्लॉय के अवार्ड, ट्रेनिंग, असाइनमेंट, यूजर लॉगिन, है ना। तो इस तरीके से डेटा, कस्टमर डेटा, कस्टमर लिस्ट, ऑर्डर, सेल्स पर्सन, है ना। तो कुछ इसी तरीके का डेटा जनरेट करते हैं।
तो हम अपने इस कोर्स में ये बिल्कुल यही डेटा को यूज करने वाले हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको नहीं पता कि आप जब आप काम करोगे इंडस्ट्री में तो किस डिपार्टमेंट में काम करोगे। अगर आप एचआर में होते हो तो हम ऑलरेडी उस डेटा को पे काम कर चुके होंगे इस पूरे कोर्स में। हम रिपोर्ट बनाएंगे इसी डेटा को यूज करके, तो आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला है कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप किसी कंपनी में जा रहे हो और किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो किस तरीके का आपको रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेंगी। तो हम वो ऑलरेडी हम उन चीजों को कर चुके होंगे इस पूरे कोर्स में। क्यों हमें डेटा एनालिटिक्स सीखनी चाहिए? तो एक बार देखते हैं कि इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है डेटा का। तो ये पूरा आप स्लाइड देख सकते हो कि इंडिया में किस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो अर्ली फेज में 1980 से लेकर 1990 के बीच में क्या हुआ? कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया, सॉफ्टवेयर बूम आया, फिर ग्रोथ फेज आया। ग्रोथ 2000 से लेके 2010 के बीच में इंटरनेट मतलब ब्रॉड रेवोल्यूशन आया, मोबाइल्स, है ना। तो सभी सभी के पास मोबाइल आ गए। गवर्नमेंट अपने आप को डिजिटल करने पे फोकस किया उन्होंने। तो अभी जिस जो फेज है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फेज 2010 से लेके अभी तक। तो अभी क्या हो रहा है? अभी ऑलमोस्ट चीजें डिजिटल हो गई हैं। आप इंडिया में देख नोटिस कर पा रहे होगे, सब कुछ सारे बिजनेस इंटरनेट पे पहुंच गए हैं, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो आज आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑनलाइन अवेलेबल है। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हम हो, चाहे बिजनेस हो, वो क्या कर रहे हैं? डेटा को जनरेट कर रहे हैं। तो डेटा इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए अब लोग चाहिए। तो इंडिया में अभी क्या चैलेंज चल रहा है? अभी चल रहा है डेटा क्वालिटी, शॉर्टेज ऑफ स्किल डेटा प्रोफेशनल। तो अभी इतना डेटा जनरेट हो गया है तो लोग अभी शॉर्टेज है कि डेटा को संभालने के लिए लोग चाहिए। हम यही सीखेंगे कि डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। तो मार्केट में डेटा एनालिस्ट और एमआईएस एग्जीक्यूटिव की बहुत ज्यादा डिमांड है। आई होप आपको डेटा समझ में आ गया होगा हाई लेवल। ठीक है, तो अगर आप डेटा साइंस में मतलब आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो क्या स्टेप्स रहेंगे? ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो एमआईएस से। ये कुछ सैंपल ये कुछ जिनमें बहुत ज्यादा एक्सेल यूज होता है उन डेजिग्नेशन की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप एग्जीक्यूटिव एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, चीफ डेटा ऑफिसर, डेटा साइंटिस्ट तक आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो कई सारे रोल हो सकते हैं, जरूरी नहीं एमआईएस ही हो या डेटा एनालिस्ट हो। क्योंकि ये जो डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ ये मैं मोस्ट कॉमन डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे एमआईएस एग्जीक्यूटिव हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, है ना। तो कुछ कंपनियां अपने हिसाब से डेजिग्नेशन को रखती हैं। तो ऐसे नहीं कि भी यही दो डेजिक अगर कहीं पे ओपनिंग आई है कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव की, डेटा एनालिस्ट की, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इनका नाम कुछ और हो सकता है। डेटा वही कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या रोल रहता है बिजनेस एनालिस्ट का। तो इसको आप बाद में भी रेफर कर सकते हो कि अगर आपको डेटा आर्किटेक्ट बनना है तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्या क्या आपका रोल रहेगा। तो इसको आप रेफर कर सकते हो। तो डेटा क्लियर है? या इस पे अभी अगर किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं डेटा एनालिटिक्स वाले पार्ट पे। आप समझते हैं कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। डेटा को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, अब आता है एनालिटिक्स। तो पहले एक बार इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को समझते हैं कि डेटा एनालिसिस इज ए अप्रोच टू एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट, ड्राइंग कंक्लूजन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा सेट। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो हम डेटा से क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो कोई भी बिजनेस है वो डेटा जनरेट कर रहा है तो डेटा से क्या करना है? तो आपका रोल क्या रहेगा? उस डेटा को यूज करके इनसाइट निकालना जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। ठीक है, तो इसका एक पूरा प्रोसेस रहता है डेटा एनालिसिस का। तो इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व वेरियस टेक्नोलॉजी एंड टूल्स फॉर एनालाइजिंग, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा। तो अगर अभी आपको ये थोड़ा कीवर्ड्स थोड़ा समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या चीज किन चीजों की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम इनको डिटेल में आगे चल के सीखेंगे कि एनालाइजिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है चीजें, मॉडलिंग क्या है। नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी इतना समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को डेटा एनालिसिस के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक टूल है एक्सेल, जो बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उसी को हम सीखेंगे। अब पूरा प्रोसेस क्या रहता है डेटा एनालिसिस का कि पहले आप क्या करते हो? डेटा कलेक्ट करते हो, है ना। तो जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो कहीं पे स्टोर हो रहा होगा। तो बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जहां पे डेटा स्टोर होता है। तो डेटाबेस क्या होता है इसको भी आगे चल के सीखेंगे हम। ठीक है, तो पहले तो जहां पे डेटा रखा हुआ है उस डेटा को आप कलेक्ट करोगे, किसी भी टूल में हो गया।
हमारे केस में एक्सेल होगा, तो हम एक्सेल में डेटा लाएंगे, फिर उस डेटा को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट केसेस में डेटा आपका क्लीन नहीं होता है, वो रेडी टू एनालाइज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेल को यूज करके डेटा क्लीन करेंगे, उसको रेडी टू एनालाइज बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या स्टेप्स रहेगा, डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो फिर हम उस क्लीन किए हुए, प्रिपेयर किए हुए डेटा को एनालाइज करेंगे एक्सेल को यूज करके। तो उसमें कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे हम। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट स्टेप्स रहता है आपका विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फाइनल आप अपना एक्सेल में रिपोर्ट डैशबोर्ड बना के जो भी आपकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी फाइंडिंग ईमेल कर देते हो। यही पूरा रहता है। हाई लेवल क्लियर है डेटा एनालिटिक्स? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने कुछ शब्दों में ही आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमने बात की डेटा एनालिटिक्स क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं ज्यादा गाइस सॉरी, आप लोग चैट बॉक्स में अपना आपकी आवाज नहीं आ रही आशीष। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो अब आते हैं एक्सेल पे। ठीक है, तो समझेंगे कि एक्सेल क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है एक्सेल। लेकिन हम सीखने क्या वाले हैं, हम सीखने वाले हैं स्प्रेडशीट। एक्चुअली हम इसको स्प्रेडशीट ही बोलते हैं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है तो स्प्रेडशीट को लोग एक्सेल ही बोलते हैं। जहां भी जो लोग वर्किंग है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो किसी ने सुना नहीं होगा कि स्प्रेडशीट दे दो मुझे, या स्प्रेडशीट सीखना है। सब बोलते हैं एक्सेल सीखना है, एक्सेल दे दो, क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो चुका है मार्केट में। लेकिन टेक्निकली हम जो टूल यूज करेंगे वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू इनपुट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। तो एक्सेल के अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो इन ग्रिड फॉर्मेट कंसिस्टिंग रो एंड कॉलम। तो आप एक्सेल के अंदर अपने डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। ईच सेल इन द ग्रिड कैन होल्ड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो एक्सेल में भी कई तरीके के टाइप के डेटा होते हैं। तो मेजरली नंबर्स और टेक्स्ट पे ही हम काम करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट पे भी हम काम करते हैं। तो एक्सेल में आपने चार्ट्स भी देखे होंगे, पिवट टेबल, है ना, कुछ शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेजर काम जो रहता है हमारा नंबर और टेक्स्ट पे ही हम काम करते हैं। तो क्या कंपोनेंट्स रहते हैं कि एक्सेल के अंदर आप क्या क्या सीखोगे। एक एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं, होते तो बहुत सारे, मैंने की कंपोनेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वर्कबुक, वर्कशीट, सेल, functions, charts and graph, data validation, filter sorting, conditional formatting, pivot table, ribbon, power query, BBA and data modeling। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो जिनको आप आगे चल के इसी कोर्स में सीखोगे। क्या माइक्रोसॉफ्ट अकेला है जिसका स्प्रेडशीट है? माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी कई सारी कंपनीज हैं जिनके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। एक बार इस टेबल को देखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसका मार्केट शेयर कितना है, 60%। उसके बाद में आता है गूगल सीट। लेकिन गूगल सीट में क्या है कि आप सिर्फ ब्राउजर पे ही इसको एक्सेस कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी हैं जिनका मार्केट शेयर बहुत कम है, 532, मतलब लाइब्रेरी, ऑफिस, ये भी एक्सेल की तरह ही दिखता है। एप्पल नंबर्स ये सिर्फ मैकबुक में आपको मिलेगा, अपाचे ओपन ऑफिस, लेकिन इनके मार्केट शेयर बहुत कम है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, एक्सेल का। तो इसी को हम सीखेंगे। एक्सेल इज वाइडली यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ पे यूज होता है, डेटा एंट्री, लोग इसमें डेटा स्टोर करते हैं ना, कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, कि हम उस डेटा को एनालाइज करके हम पूरा एक डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं। प्लस हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर भी कई सारे ऑटोमेशन के टूल हैं, जैसे बीबीए हो गया, पावर क्वेरी हो गया, ऑफिस स्क्रिप्ट। तो उनके साथ भी हम थोड़ा काम करेंगे इस कोर्स में, उनको भी थोड़ा हाई लेवल सीखेंगे। तो कोई भी आप काम एक्सेल में कर रहे हो तो उस काम को आप ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। तो एक्सेल का इंटरफेस को समझ लेते हैं कि एक्सेल कैसा दिखता है। तो पहले मैं एक बार एक्सेल को ओपन करता हूँ। ठीक है, एक्सेल को ओपन करने के कई तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरीके से आप सर्च कर सकते हो। तो अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपली आप एक्सेल को टाइप करोगे तो आपको एक्सेल दिख जाएगा टॉप में, अगर आपने अपने कंप्यूटर में एक्सेल को इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। और आप विंडोज आर प्रेस करोगे तो वहां से भी आपको एक रन कमांड दिखेगा, यहाँ पे भी एक्सेल टाइप करके आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो सिंपली। तो फर्स्ट टाइम आप एक्सेल को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ये एकदम ब्लैंक एक्सेल का फाइल है। तो इसी के
एलिमेंट्स को एक बार समझते हैं कि कहाँ पे क्या-क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरफेस दिख रहा था आपको। तो सबसे पहले क्या आपको दिखेगा टॉप में, यहाँ पे आपको कुछ कमांड दिखेंगी। तो इसको क्या जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कमांड्स, तो इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अभी ज्यादा आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन आपको क्योंकि एकदम से आपको याद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बुक वन, तो बुक वन क्या है, इस फाइल का नाम है। ठीक है, तो वो अगर आपने कोई फाइल ओपन की है, उसका नाम आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको टाइटल बार में दिखेगा। दूसरा है रिबन, तो ये पूरा येलो हाईलाइटेड आपको एरिया जो दिख रहा है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर आपको क्या दिखेगा, रिबन के अंदर आपको दिखेगा टैब्स। जैसे आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, ये सारी क्या है, ये सारी टैब्स हैं। ठीक है, टैब्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्रुप मिलेंगे। जैसे फॉन्ट ग्रुप है, एलिमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है। तो उन ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं जिनको हम लिखेंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरे सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। किसी और को आप भी ये स्क्रीन पे सेम कुछ शो सेम कर रहे प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रही है स्क्रीन। No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. It can be his network problem, so he can check his network. ठीक है, तो एक बार आप रीज्वाइन कर लो, या तो फिर से एक बार अपना नेटवर्क स्विच कर सकते हो आप। या सर कोई सर ऑप्शन गलत दब गया हो मेरे से, एक बार देख सकते हैं क्या? वो मैं एक बार रिजॉइन कर लो, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिजॉइन करके देखो, एक बार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके सर, मैं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे एंड से कोई कंट्रोल नहीं है जिसको मैं चेंज कर सकूं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने 3 एलिमेंट्स की बात की, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन। ठीक है, अब आते हैं नेम बॉक्स। तो आपको एक नेम बॉक्स, छोटा सा बॉक्स दिखेगा, नेम बॉक्स। इसका यूज क्या होता है, इसको हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। जस्ट अभी आपको बस ये ध्यान रखना, मतलब ये याद करने की कोशिश करनी है कि इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। तो नेम बॉक्स का यूज मल्टीपल तरीके से इसको यूज करते हैं अभी के लिए, कि अगर आप किसी सेल पे हो तो उस सेल का एड्रेस क्या है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, A7। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। सेल, तो एक सिंगल बॉक्स को, जैसे ये यहाँ पे आपको ग्रीन में जो हाईलाइटर दिख रहा है एक बॉक्स, तो इसको हम बोलते हैं सेल। कॉलम, ठीक है, आपको कुछ अगर यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, आपको हेडर में ABCD दिख रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 क्या है, ये आपकी रोज के नंबर है, और ABCD जो आपको दिख रहा है, ये आपके कॉलम्स के नंबर हैं। तो कॉलम क्या होता है, जो आपका वर्टिकल लाइन दिख रहा है आपको, जैसे मैंने थोड़ा येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है। अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ये B कॉलम है, और दूसरा मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है एक हॉरिजॉन्टल रोज, तो इसको हम बोलेंगे रो नंबर 2। तो यही स्ट्रक्चर होता है रोज कॉलम का, जो हॉरिजॉन्टल में आपको दिख रहा है वो रोज है, वर्टिकल में कॉलम। नेक्स्ट है आपका वर्कशीट। अगर आप नीचे देख पा रहे हो, सीट 1, ठीक है, सीट 2, तो ये क्या है, एक एक्सेल फाइल है। तो एक एक्सेल फाइल के अंदर आप मल्टीपल वर्कशीट को रख सकते हो। अभी हमें एक ही सीट दिख रहा है क्योंकि एक ही सीट है, अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल। तो सीट, वर्कशीट दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वर्कशीट बोलो चाहे सीट बोलो, सेम ही है। ठीक है, और एक फाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। या तो एक्सेल फाइल बोल लो, या तो आप उसको बोल सकते हो कि वर्कबुक। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार के भी डिफरेंट यूज है। ठीक है, यहाँ इसको यूज करके हम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, सेल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं। तो कोई फॉर्मूला देखना है तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिख भी जाएगा। तो ये तो था हाई लेवल इंटरफेस की, जिन पे आप बहुत ज्यादा काम करो। अब एक बार देख लेते हैं एक्सेल को ओपन करके भी ये चीजें आपको कैसे दिख रही हैं। कोई डिफरेंस नहीं है ना, सेम उसी तरीके से दिख रही है। बस इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा पहले से डेटा पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, तो एक बार आप म्यूट कर लीजिए जिसका माइक है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें पता होना चाहिए, कोई भी हम अगर टूल सीख रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कब पहला वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, और आज हम कहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट रिलीज हुआ था ऑफिशियल वर्जन 1985 में। ठीक है, इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 1985, हैज सिंस बिकम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, तब से ही पॉपुलर है। तो कई सारे वर्जन आते गए, जो आज हम एक्सेल देखते हैं जितने फीचर उसमें हैं वो शुरुआत में नहीं थे। तो हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ नए फीचर ऐड होते गए, है ना। तो 1985 के अंदर चार्ट नहीं थे, तो 1987 के अंदर चार्ट आ गए। तो पूरा एक बना रखा है मैंने टाइमलाइन कि कब किस ईयर में कौन सा वर्जन। तो
आइकन भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है ना, तब भी आइकन जब लॉन्च हुए थे ऐसे ही दिख रहे थे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते गए। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम हैं ऑफिस 365, ठीक है, जो कि आया था 2020 में। तो हम जो एक्सेल का वर्जन सीखेंगे वो ऑफिस 365 सीखेंगे, एक्सेल 365। उससे पहले की वर्जन अभी भी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, और 2013 मतलब 2013 वाला वर्जन भी, 16 वाले भी, प्रोटो है, नॉन भी, लोग अभी कंपनीज में इन पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सेल 365 सीखते हो तो कुछ आप मिस कर जाओगे इनमें, है ना। एक्सेल जो भी हम सीखेंगे उसमें आपको कुछ एडिशनल चीजें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जो पुराने वर्जन में ना हो। तो अगर आप ये वर्जन सीखते हो तो आपको पुराने वर्जन में काम करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक्सेल इवॉल्व हुआ। अभी आइकन कुछ इस तरीके से दिखता है। हम क्या करते हैं, छोटा सा डेमो कर लेते हैं, है ना। अभी तो काफी सारी अपने बातें कर ली, अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्सेल पे किस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। तो पहले हम छोटा सा करेंगे कि एक्सेल में कैसे हम डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें हैं जो बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए थोड़ा एक बार डेमो कर देते हैं। तो इस फाइल में आप देख सकते हो कि जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट बताए थे ना, हो सकता है आपको कभी उनको यूज करने का मौका ना मिले, लेकिन आप इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो। इस स्लाइड में आपको देखोगे कि लाइब्रेरी ऑफिस कैसा दिखता है। हमारा एक्सेल तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इमेज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखी है। तो लाइब्रेरी ऑफिस कुछ इस तरीके से दिखता है ना। अपाचे ओपन ऑफिस कुछ इस तरीके से दिखता है। कैलिग्रा सीट, गूगल सीट्स तो लोग फैमिलियर हैं। एक्सेल ऑनलाइन ना, इस तरीके से भी। तो बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको दिखाया था ब्लैंक एक्सेल शीट को ओपन करके, तो आपको एक सिंगल सीट दिख रही थी, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल सीट्स को ऐड करना हो अपनी फाइल के अंदर, तो आप इस बटन पे क्लिक करके जितनी भी आपको सीट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप ऐड कर सकते हो। सिंपली आप इस बटन पे राइट क्लिक करके भी एक नया सीट इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से, सिंपल सा है, ठीक है। डिलीट बैक सीट, तो अगर आपको कोई एक्सेल के अंदर से कोई सीट को डिलीट करना है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप राइट क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हो। राइट क्लिक किया, डिलीट, ठीक है। तो अभी हम एक वर्कशीट के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उनको हम सीख रहे हैं। तो हमने सीख लिया कि कैसे करंट वर्कबुक के अंदर सीट को इंसर्ट करा सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, रीनेम। तो ऐसे जैसे मैंने कोई एक नया सीट ऐड किया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये सीट 1 के नाम से आता है, ठीक है। मैं दूसरी सीट ऐड करूंगा तो सीट 2 के नाम से आएगा। तो अगर मुझे मॉडिफाई करना है इसका नाम, तो मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। दूसरा, मैं डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकता हूँ। तो मैं इसका नाम जो चाहूँ मैं रख सकता हूँ, कि माई सीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से इसका नाम। माई सीट हमने कर दिया। नेक्स्ट क्या है, चेंज सीट कलर टैब ना। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका कलर क्या है, रेड है ना। तो हम जब बहुत सारे बड़े डेटा पे काम करते हैं, बहुत सारी सीट हो जाती हैं, तो हमें उनको कैटेगराइज करने के लिए हम कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे ये नोएडा लिखा हुआ है, इस सीट का मुझे कलर चेंज करना है। सीट का मतलब नहीं, सीट टैब का कलर, ठीक है। तो सिंपल सा मैं जाऊंगा टैब कलर में, यहाँ से मैं जो भी मुझे कलर चाहिए मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सीट का कलर और टैब का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट ए कॉपी ऑफ करंट वर्कशीट, तो जैसे हमारे पास एक सीट है, वर्कशीट ऑपरेशन या नोएडा के नाम से सीट है, इसका मुझे एक कॉपी बनाना है। तो राइट क्लिक करके मुझे मूव और कॉपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट ए कॉपी, ठीक है। कॉपी के बहुत सारे और भी वर्जन होते हैं, कि अभी तो हमने करंट फाइल में ही, कि जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं उसी पे हमने एक कॉपी बना दिया। तो ऐसी हमारी बहुत तरीके की रिक्वायरमेंट हो सके, मुझे इस फाइल में नहीं बनाना है, किसी दूसरी फाइल में बनाना है, तो वो हम आगे चल के वो भी करेंगे। सीट, तो मूव वाला भी, कि इस सीट को मुझे किसी दूसरी फाइल में लेके जाना है, तो वो भी आगे चल के करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इसका डेमो करने में। हाइड अनहाइड, तो किसी सीट को आपको, जैसे ये सीट नोएडा 2 के नाम से सीट है, इसको मुझे डिलीट नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं मुझे दिखाना भी नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको हाइड कर सकता हूँ। अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक करके अनहाइड, ठीक है। तो मैं वापस ला सकता हूँ। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम अपनी क्लास 1 में इन चीज़ों को फिर से रिवाइज करेंगे।
ठीक है, तो हमने एक बेसिक क्या क्या कर सकते हैं एक एक्सेल फाइल के अंदर, वो हमने सीखा। तो आई होप इतना थोड़ा डेटा एंटरिंग वगैरह वाला पार्ट भी कर देते हैं, क्योंकि हमें तो उनका भी सोचना है जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, तो अगर एक नई सीट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कि तो किसी भी एक्सेल के अंदर आपको डेटा टाइप एंटर करना है, तो कितने तरीके हैं आपके लिए। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है एक्सेल, तो मैं सिंपली एक्सेल टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करने के लिए अगर मैं जाता हूँ दोबारा से, अगर मैं इसी सेल पे क्लिक करके कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा तो पुराना डेटा मेरा हट जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर किसी भी सेल को मॉडिफाई करना है तो हमें उसमें डबल क्लिक करना होगा, तो उसके बाद वो सेल आपका एडिट मोड में आ जाता है। तो अब इसके अंदर आपको कुछ और ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे मैं 365 लिख देता हूँ। ठीक है, तो किसी सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, और ये मॉडिफिकेशन आप फॉर्मूला बार से भी कर सकते हो कि मुझे इसके अंदर कुछ और लिखना है, तो मैं इस बार मैं सेल पे नहीं क्लिक करूंगा, मैं इस काम को करूंगा फॉर्मूला बार से। तो यहाँ से मुझे कुछ और ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ मॉडिफाई फॉर्मूला बार से भी। कुछ बेसिक चीजें और कर लेते हैं, जैसे मुझे इस सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो होम टैब में जाके फॉन्ट सेक्शन के अंदर आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है, ये बाकी माइक्रोसॉफ्ट के सभी प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से काम करते हैं। जैसे मोस्टली लोगों ने MS वर्ड यूज किया होगा, तो वहाँ पे भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नई चीजें सेम ही है। तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट कीबोर्ड बटन को प्रेस कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो हमने छोटा सा बेसिक वाला पार्ट भी कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटा सा एक डेमो करेंगे। एक सैंपल सुपर स्टोर का एक डेटा सेट है, उसको हम एनालाइज करेंगे एक्सेल को यूज करके। तो उसमें आपको कुछ सीखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो भी टूल्स मैं यूज करूँ, जो भी फंक्शन मैं एक्सेल की यूज करूंगा, वो हम आगे चल के इसी कोर्स में सीखेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस उसका मकसद यही है कि आपको थोड़ा एक माइंड में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाए कि आप क्या करने वाले हो इस कोर्स को सीखे के, और क्या आपको जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो कुछ किस तरीके से काम आपको मिलेगा, तो उसका थोड़ा हाई लेवल आपको आइडिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे नहीं करना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास एक मैंने सैंपल डेटा सेट डाउनलोड कर रखा है। ये डेटा सेट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी हम अपने कोर्स में फाइल्स यूज करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, वो सभी का एक्सेस आपको एक गूगल ड्राइव के फोल्डर में आपको मिल जाता है। तो कभी भी आपको रेफर करना हो उन फाइल्स को, जो भी मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी आपको पूरा सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। जो भी स्लाइड्स में यूज कर रहा हूँ उनका भी आपको एक्सेस मिलेगा कि बाद में आप इनको रेफर कर सको। कंटेंट आपको भर भर के मिलेगा। अभी देखो, एक इमेजिन करो कि ये कंपनी है सुपर स्टोर, कि भाई एक स्टोर चलाती है डी मार्ट की तरह। तो वो क्या करती है, वो कस्टमर का डेटा जनरेट करती है। कुछ आपको इसी तरीके से डेटा मिलेगा जब आप काम करोगे। ये डेटा आपको बिल्कुल क्लीन फॉर्म में दिख रहा है। हो सकता है ऐसा ना मिले, आपको डेटा में कुछ क्लीनिंग करनी पड़े, कुछ इसको डेटा को ठीक करना पड़े। अभी जो डेटा हमारे पास है वो रेडी टू एनालाइज है, तो डेटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार डेटा को समझते हैं। डेटा में एक पहला कॉलम है रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, है ना, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, सेगमेंट, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम, उसकी सेल कितनी हुई है, उसका वैल्यू, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, है ना, कुछ इस तरीके से डेटा है। क्लियर? तो हम इसी डेटा को थोड़ा एनालाइज करने वाले हैं। तो आपके पास किस तरीके से एक सैंपल रिक्वायरमेंट है ये, तो आपको कुछ इस तरीके से रिक्वायरमेंट मिलेंगे। ठीक है, एक बिजनेस हेड है विवेक मल्होत्रा, इसने एक ईमेल किया है एक डेटा एनालिस्ट ने राहुल शर्मा उनको। तो उन्होंने बोला कि भाई ये काम करना है, एज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट एनहांस बिजनेस इनसाइट डिसीजन मेकिंग ग्लोबल सुपरस्टोर। तो ये चीजें उसको एक डैशबोर्ड चाहिए जहाँ पे उसको ये चीजें ट्रैक करनी है। उसको पता करना है सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस कि ओवरऑल सेल्स का ट्रेंड क्या है ना, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या है। ये कुछ बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है। इस डेटा को देख के तो आप कोई भी एनालिसिस नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, है ना। तो वो सारे उसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। मतलब
अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो आपका क्या रोल रहेगा एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव? आपको बिजनेसेस के क्वेश्चंस को आंसर करना है डेटा में। कोई जैसे बिजनेस वो कुछ भी क्वेश्चन आपके इस डेटा में से पूछ सकता है कि बताओ भाई कि उन 10 कस्टमर की लिस्ट दे दो जिन्होंने सबसे कम सेल किया है, जिन्होंने सबसे कम चीजें खरीदे हैं, या वो प्रोडक्ट की लिस्ट बता दो कि जिनका सबसे ज्यादा सेल हुआ है, जिनका कम हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि भाई कोई एक प्रोडक्ट है उसका सेल कम क्यों हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हीं को आपको आंसर करना है ना। कुछ प्रॉब्लम आएंगी बिजनेसेस की, वही ये अगर सही नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो वही चीज आपको एनालाइज करके डेटा से बतानी है। ठीक है, तो अभी तो हमें बस सेल्स का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। हमारा बिजनेस हेड जानना चाह रहा है कि भाई हमारी जो सेल है, पहले तो देख लेते हैं हमारे पास डेटा कितना है। हमारे ऑर्डर डेट पे अगर फिल्टर करेंगे तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास 4 साल का डेटा है। ठीक है, तो विवेक मल्होत्रा को पता करना है कि भाई ट्रेंड कैसा चल रहा है हमारा। अगर हम देखें पूरी 4 साल में हम ग्रोथ कर रहे हैं या हमारी सेल नीचे की तरफ जा रही है, ये उसको जानना है पहले पॉइंट में, अगर इसकी डॉक्यूमेंट को अगर देखें तो। ठीक है, तो डेटा है हमारे पास इस तरीके से। तो रॉ डेटा कुछ इस तरीके से आपके पास एक्स्ट्रा कॉलम था। तो ईयर वाइज ट्रेंड देखना है। ठीक है, तो चलते हैं कुछ हम इस तरीके से हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, पूरा हम स्क्रैच से करेंगे ना। इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम एक एनालिसिस, एक डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं, ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स ओवरव्यू एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस के नाम से। तो इसको भी मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा एक हेडर था, तो पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई डैशबोर्ड का टाइटल क्या रहेगा, कुछ रहेगा, तो उसको हम टॉप में दिखा, जैसे भी आपने देखा था। तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको बहुत तरीके के शेप्स मिल जाती हैं, तो उनमें से किसी एक शेप्स को हम इंसर्ट करा लेंगे और इसको यहाँ पे बना देंगे जितना हमें चाहिए, जैसा चाहिए। और अभी मैं जो काम करूंगा मैं इसको मतलब कॉस्मेटिक पार्ट पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, तो भी ये चीज ये नहीं देखना कि ये कैसा दिख रहा है। मेरा फोकस ये है कि मैं आपको एक्सेल की कितनी नई नई तरीके से आपको एक बार फैमिलियर करा दूं, यही मेरा है। तो देखते हैं। एक हमने हेडर बना दिया, इसको थोड़ा कलर ब्लर कर देते हैं, चेंज थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं। अब एक हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है। इस टाइटल में नाम भी तो चाहिए इस डैशबोर्ड का। तो हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में हमें मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स हमने इंसर्ट करा लिया। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसको कर देंगे, इसको उठा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा डैशबोर्ड का नाम। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है, हमारे पास थोड़ा कम टाइम बचा हुआ है तो मैं क्विकली कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने टाइटल बना दिया। तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड देखने के लिए हम इस डेटा को यूज करेंगे। हमारा डेटा रहेगा इस सीट के अंदर और जो भी एनालिसिस करेंगे वो हम करेंगे इस सीट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा के अंदर देखेंगे क्या हमारे पास ईयर का कोई कॉलम है। ईयर का हमारे पास कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नए कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो डेटा हमें मिला है, लेकिन हम इस डेटा को यूज करके अपने कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं जो कि हमारे डेटा के अंदर नहीं है। तो हम फंक्शंस एंड फॉर्मूले यूज करेंगे। तो हमें अपने कॉलम का नाम क्या चाहिए वो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, ईयर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर जो क्या करता है, किसी भी डेट में से ईयर आपको निकाल के देता है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इक्वल टू टाइप करते हैं, फिर फॉर्मूले का नाम। ठीक है, अब हम किस कॉलम से निकालना चाहते हैं, ऑर्डर डेट से। तो मैं ऑर्डर डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एक नया कॉलम हमारा बन गया जो क्या कर रहा है, ऑर्डर डेट में से ईयर निकाल के आपको दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे ईयरली ट्रेंड बनाने के लिए।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समरी बनानी है सबसे पहले तो हमें, कि जहाँ पे ईयर हो और उनका सेल्स। तो हमने ऑलरेडी कॉलम बना रखा है, तो इसको कॉपी करेंगे हम। ठीक है, एक नई सीट में जाके इसका अभी अभी आप देखोगे इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, तो हम इसका यूनिक बना लेते हैं। तो यूनिक बनाने के लिए, मतलब डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए, हम डेटा टाइप के अंदर जाएंगे। डेटा टाइप के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो हमारे पास यूनिक ईयर की एक लिस्ट आ गई। ठीक है, इसको कट करके यहाँ पे ले आता है। ठीक है, यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो इसको सेंटर में कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा कॉलम सेल्स। सेल्स, ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, इसमें बॉर्डर वगैरह ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें सेल्स को कैलकुलेट करना है ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या करेंगे यूज, सम इफ्स। सम इफ क्या करता है, हमारे नंबर्स को ऐड करके देगा हमें ईयर के बेसिस पे। तो फॉर्मूले पे अभी सिंटैक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि अभी ये चीजें सीखेंगे आगे चल के। तो सम इफ ऑफ के अंदर हमें क्या चीजें पास करानी होती हैं, सम, रेंज, क्राइटेरिया और रेंज। तो रेंज क्या होगी हमारी, ईयर, क्योंकि ईयर कॉलम का ही के बेसिस पे तो हमें सेल्स का टोटल पता करना है। तो वाई कॉलम को यहाँ पे रेफर कर देंगे। ठीक है, अब वापस आ जाएंगे अपनी उसी सीट के अंदर, क्राइटेरिया में ईयर को सिलेक्ट कर देंगे। अब किस का सम करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, हमें सेल्स का सम करना है, एंटर कर देंगे। अब देखते हैं नीचे तक। अब एक फॉर्मूला हमने एक सिंगल सेल में लिख लिया है, तो हमें इनके लिए फॉर्मूला दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ या सिंपली ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो, एक फॉर्मूला लिखा, उसको नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास एक छोटी सी समरी क्रिएट हो गई, जहां पे हमारे पास हर एक साल का नंबर है। अब इसमें एक प्रॉब्लम देखोगे कि ईयर हमारी सॉर्टेड नहीं है प्रॉपर ऑर्डर में। पहले 2012 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, तो 14 पहले जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं उसको भी हम डिटेल में आगे सीखेंगे। अभी के लिए क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा टाइप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सॉर्ट के अंदर इसमें भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ईयर को सिलेक्ट कर देता हूँ और उसको किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो क्विकली हमने कर लिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट भी हमें ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा कर दें, मतलब किसी भी नंबर का फॉर्मेट हम एक्सेल के अंदर चेंज कर सकते हैं। होम के अंदर जाएंगे, नंबर के अंदर, नंबर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, तो हमने एक सेपरेटर ऐड कर दिया, लेकिन ये डेसिमल भी आ गए इसके अंदर। डेसिमल हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से डिक्रीज कर देता हूँ, तो डेसिमल हमारे कम हो गया। ठीक है, अगर आपको करेंसी का सिंबल चाहिए, कि अगर आपको रुपीज डॉलर का चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मोर अकाउंटिंग ऑप्शन में जाके कौन सा आपको सिंबल चाहिए, तो इंडियन रुपीज वाला भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, डेसिमल प्रेस हटा देते हैं। तो हमने नंबर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसे ही मांगा था। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। हम इसको चार्ट में भी दिखा सकते हैं। तो चार्ट कैसे बनाते हैं, हम जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे। तो इंसर्ट के अंदर ये सारे बहुत कई तरीके के चार्ट होते हैं, इन सबको हम पूरे कोर्स में सीखेंगे। अभी के लिए हमें ट्रेंड बनाना है। ट्रेंड दिखाने के लिए बेस्ट सुटेबल चार्ट जो होता है एक्सेल के अंदर, वो लाइन चार्ट होता है। तो यहाँ से हम एक लाइन चार्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, लाइन चार्ट में एक प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ये डेटा हमारा नंबर फॉर्मेट में है, तो इसका हम एक बार टेक्स्ट में कर देते हैं कन्वर्ट, है ना। तो जब डेटा टाइप सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरर क्यों आया है।
अभी हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इंसर्ट, ठीक है, तो एक चार्ट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, इस चार्ट को थोड़ा खूबसूरत सा बना देते हैं। तो खूबसूरत बनाने के लिए एक्सेल के अंदर आप मैनुअली भी कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, लेकिन प्री इनबिल्ट एक्सेल के अंदर कई कई तरीके की फॉर्मेटिंग होती है। आप चार्ट डिजाइन के अंदर जाओगे, आपको बहुत तरीके की फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी, जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। तो अभी के लिए हम ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इस डेटा को हमने विजुलाइज कर दिया, तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारा ट्रेंड कैसा जा रहा है। तो वही विवेक मल्होत्रा इस चार्ट को रीड करके पता कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड मांगा था ना, तो देख यहाँ से पता चल जाएगा कि 2012 में तो ये सेल हुई थी, 2013 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर 2014 में डिक्रीज हुआ, 2015 में थोड़ा बढ़ गया। तो पूरा उसको ट्रेंड पता चल जाए इस डेटा को देख के। तो इसका टाइटल भी थोड़ा मीनिंगफुल सा कर देते हैं। क्या कर देते हैं टाइटल इसका? इसका यही कर देते हैं, ज्यादा नहीं टाइम लगाते हैं, सेल्स ट्रेंड टाइप लिख देते हैं यहाँ पे। तो आप इनका टाइटल भी मॉडिफाई कर सकते हो, ट्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को कैलकुलेट करके एनालाइज करके विजुलाइज कर सकते हो। तो हमारा जो शेड्यूल टाइम था वो तो हमारा हो गया कंप्लीट। अगर अब भी किसी को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने किया, और मुझे लगा था कि हम बाकी चीजें भी कर पाएंगे, लेकिन हमने लगता है कहीं और ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, अगर किसी को क्वेरी नहीं है तो इसके बाद मैं आपको एक लिंक आशीष भेज देंगे। अगर जो भी हमारे इस पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं वो लोग बता देना, तो टाइमिंग के लिए हम एक बार डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल्स आपको सारी भेज दी है। कोर्स कंटेंट की आप इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीजें सीखोगे, तो वो डॉक्यूमेंट मैंने Sir, I have a query. हाँ हाँ पूछिए। Hello. हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ Hello, सकते am I audible, sir? हैं। हाँ, Sir, am I audible? यस वी कैन हियर यू क्लियर एंड लाउड, कंटिन्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है शिवम के एंड से? वीडियो नहीं दिख पा रही है, नेटवर्क भी अच्छा आ रहा है। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की, तो आप आराम से देख लेना जब नेटवर्क हो आपके लिए। तो एक बार मैं कोर्स कंटेंट के बारे में बात कर रहा था कि ये ऑलरेडी हमने ग्रुप में आपको भेज रखा है, फिर भी थोड़ा हाई लेवल बता दूं कि क्या क्या हम सीखेंगे पूरे इस कोर्स में। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स को अपने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है कि किस सेक्शन में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, कौन कौन से फंक्शन सीखेंगे। पूरा आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये भी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा और उसको करते हैं, जिन लोगों के पास टाइम है वो रुक सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा अलाइनमेंट इसका, ठीक है। अब दूसरा क्या था? सर मेरा एक छोटा सा क्वेरी है सर। हाँ हाँ, आप पूछिए। सर मेरा क्वेरी ये है सर, एक्सेल का जो हमारा वर्कबुक है उसमें क्या हमारे पास में कॉलम्स या रोज का कोई लिमिटेशन होता है, या फिर हम मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज कॉलम्स को यूज कर सकते हैं? नहीं, लिमिटेशन होती है, और ये लिमिटेशन वर्जन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर आप 2010 यूज कर रहे हो या उससे 2007 वाला एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हो, तो उसमें नंबर ऑफ रोज आपको कुछ कम ज्यादा दिख सकती हैं। तो ये वर्जन में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऐसे सर अगर अगर सर मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ 365 वाला, हाँ तो इसमें कोई है लिमिटेशन की, जैसे 1000 या 10,000 तक ही हाँ, यूज कर सकते हैं, या फिर अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं हम? नहीं अनलिमिटेड नहीं। तो आप कितनी रोज यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे नीचे। ठीक है, कंट्रोल डाउन करोगे तो सबसे लास्ट में आ जाओगे। तो ये आपको जो नंबर दिख रहा है ना 104856, तो इतनी नंबर ऑफ रो की एक सिंगल सीट में लिमिटेशन है। ठीक है, अगर आपको ओके इससे ओके ज्यादा डेटा रखना है तो फिर आपको नई सीट के अंदर फिर से उतना ही डेटा फिर से रख सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके।
तो जितना ओके आपका डेटा, फिर आप कॉलम की बात करें तो कॉलम भी आपके पास लिमिटेड है। आप कॉलम के इसको रीड कैसे करेंगे, तो एक फंक्शन होता है कॉलम्स करके, तो बता देगा भाई आपके कितने कॉलम्स आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। कॉलम्स सिंटैक्स में प्रॉब्लम है। सर सिंटैक्स सही है उसका वो ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम की लिमिटेशन है 16,384। ठीक है, ओके सर, ओके ओके हाँ, ओके तो कॉलम तो हर एक वर्जन में आपको सेम ही काउंट मिलेगा, या रोज में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ओके सर, ओके। क्लियर है, तो अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। वो डॉक्यूमेंट मैंने बंद कर दिया गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पता कर लिया कि भाई ईयर वाइज ट्रेंड क्या है। अब मुझे पता करना है, डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं तभी ये अच्छे से क्लियर होगा कि क्या लिखा था इसमें। हाँ, अब हमसे बोला है कि भाई हमें बता दो आइडेंटिफाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी। तो सबसे पहले पता करते हैं कि भाई हमारे इस डेटा के अंदर हमें वो पता करना है कि टॉप 5 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं सब कैटेगरी निकालते हैं कि भाई प्रोडक्ट थोड़ा उनके काफी डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको पिवट टेबल के थ्रू करके आपको दिखाऊंगा। तो पिवट टेबल क्या है, पिवट टेबल के थ्रू आप किसी भी डेटा को बहुत आसानी से बहुत जल्दी से ही एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कोई फंक्शंस लिखने की नीड नहीं होती है, आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है कि आप लिमिटेड चीजें ही पिवट टेबल के अंदर कर सकते हो, लेकिन जो आप कर सकते हो वो बहुत क्विकली कर सकते हो। ठीक है, तो पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा को अगर हमारा डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी सिलेक्शन रख सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि टेबल का नाम क्या देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एग्जिस्टिंग कि आपको पिवट टेबल कहाँ बनानी है, तो हमें बनानी है एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर। तो कहाँ बनानी है वो हम सिलेक्ट कर देंगे, जैसे मुझे यहाँ बनानी है तो सिंपली मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा डेटा हमारा हिला दिया इसने, दोबारा से करते हैं क्योंकि जगह कम थी वहां पे। तो इस स्टेप को दोबारा करते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है Alt DP। ठीक है, इसके थ्रू भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लैंक पिवट टेबल हमारा बन गया। अब इस डेटा को हम जैसे चाहें वैसे एनालाइज कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ, हमने पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं किया गलती से। इंसर्ट पिवट टेबल एग्जिस्टिंग, कहाँ बनानी है वहां जाएंगे, क्लिक कर दिया, ओके। ठीक है, तो जितने भी कॉलम हमारे डेटा में थे वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ भी एनालाइज करना है तो मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे मुझे पता करना है कि सेगमेंट वाइज टोटल सेल कितनी हुई, तो मैं क्या करूंगा, सेगमेंट को रोज में रखूंगा और सेल्स को जस्ट ड्रैग करके मैं रख दूंगा वैल्यूज के अंदर। तो मुझे पता चल गया कि भाई कंज्यूमर के अंदर कितनी सेल हुई, कॉर्पोरेट के अंदर कितनी सेल हुई, होम ऑफिस कैटेगरी के अंदर कितनी सेल हुई। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि हर एक प्रोडक्ट में कितनी सेल हुई, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा प्रोडक्ट, जिस फील्ड के बेसिस पे मुझे एग्रीगेशन करना है, तो सब कैटेगरी को मैं रख देता हूँ रोज में। ठीक है, प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सेल नहीं, आप कोई भी फील्ड, जैसे मैं क्वांटिटी पता करनी है कि भाई किस प्रोडक्ट में कितने क्वांटिटी बिकी हुई है, तो देखो एसेसरीज के अंदर 209, इस तरीके से बहुत मैं आसानी से एनालाइज कर पा रहा हूँ डेटा को। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी के लिए रखते हैं सेल्स को। तो हमारे पास बिना किसी फॉर्मूले के यूज किए हुए हमने पता कर लिया कि किस सब कैटेगरी के अंदर कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कहीं पे रख देता हूँ, कॉपी करके
क्योंकि अभी ये टेबल पिवट टेबल फॉर्मेट में है, तो हम इसको वैल्यू पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मुझे लगता है करने की जरूरत है, इसको कहीं पे रख देते हैं। ठीक है, अब इस डेटा से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं सिंपली। तो इंसर्ट में जाएंगे, जो भी मुझे चार्ट बनाना है वो चार्ट बना सकता हूँ। अभी अब हम बनाएंगे कॉलम चार्ट। ठीक है, तो कॉलम चार्ट डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, इसलिए थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है। तो आई होप आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि पिवट टेबल क्या होता है ना। तो हमारा पर्पस इतना ही था कि आप थोड़ा बहुत चीजें के साथ फैमिलियर हो जाओ एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब हम एक छोटा सा और टास्क करते हैं कि हमारे पास इस तरीके से हमें टेबल दिया गया है, ईमेल पे हमें किसी ने दिया कि भाई इनमें नंबर फिल कर दो, बता दो भाई कंज्यूमर के अंदर, कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर, एसेसरीज सब प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर टोटल और सेल कितनी हुई है। इसी तरीके से हमें पूरी टेबल फिल करनी है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसको हम पिवट टेबल से भी कर सकते थे, लेकिन हम इस बार हम क्या करेंगे, फंक्शन से करेंगे। तो एक सम इफ्स करके फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, तो उसको यूज करेंगे। सम रेंज जब हम इस फंक्शन को डिटेल में सीखेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सम रेंज क्या होता है, कैटेगरी रेंज क्या होता है ना। तो अभी के लिए जस्ट आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि सम रेंज किसका आपको सम करना है, तो हमें सेल्स कॉलम का सम करना है, सिलेक्ट कर दिया हमने। अब हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, सेगमेंट। तो सेगमेंट कॉलम को खोजेंगे हम, कहाँ पे, सेगमेंट कॉलम है ना। कुछ लोगों को थोड़ा हैवी लग रहा होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे हैं एक्सेल को कैसे क्या चीज कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं उनके लिए तो बेसिक सा है सेगमेंट। तो फिर से वापस आ जाएंगे, अब हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो यहाँ पे क्राइटेरिया में हम यहाँ पे कर देंगे सेगमेंट। तो भी मैं फ्रीजिंग वाला भी कर रहा हूँ, तो फ्रीजिंग भी काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी उसको नहीं देखते हैं, दूसरे में चलता है। तो एक कंडीशन हमने चेक कर ली, दूसरा है सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी कॉलम को यहाँ पे रेफर करेंगे, फिर अपना क्राइटेरिया दे देंगे। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूलेज को यूज करते हैं। अब इसमें आ गया प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम भी आ सकता है अगर आप कहीं पे गलती कर दोगे, तो मैंने कहीं ना कहीं पे कुछ गलती करी होगी। गलती क्या करी मैंने, सेगमेंट के अंदर कंज्यूमर कॉर्पोरेट ये नहीं है इसका, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सेगमेंट के अंदर कुछ और ही वैल्यू आपको दिखेगी। नहीं, वैल्यू तो ठीक ही है, तो कुछ मैंने फॉर्मूले के अंदर प्रॉब्लम किया है। ठीक है, तो दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ्स सम रेंज। तो सम रेंज में जिस कॉलम का हमें सम करना है उस कॉलम को हमें सिलेक्ट करना होता है, तो हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज, हमारा पहला क्राइटेरिया है हमारा सेगमेंट, और यहाँ पे कहीं पे भी छोटे से भी गलती करोगे तो आपका आएगा एरर। फिर से जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं बी कॉलम को। ठीक है, तो पहला कंप्लीट। अब दूसरा क्राइटेरिया सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी में जाएंगे, सब कैटेगरी फील्ड के अंदर क्यू कॉलम, इस पूरी क्यू कॉलम को सिलेक्ट कर लिया हमने। वापस आएंगे एसेसरीज, अब इसमें हम रो को फिक्स कर देंगे। ठीक है, जस्ट कॉपी करके, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू आई तो ऑटोमेटिकली कलर आ गया। कलर आने का मतलब है कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। ठीक है, तो अभी एक सिंगल कॉलम में ही आपको वैल्यू दिख रही है, क्योंकि इन कॉलम में वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने फ्रीजिंग नहीं किया था यहाँ पे, और फ्रीजिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो भी आप सीखोगे। तो अभी के लिए मैं क्विकली कर देता हूँ, जिससे आपको अब ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी काफी। ठीक है,
तो हर एक के लिए नंबर आ गए। तो अब हम क्या कर देंगे, इनका टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए एक फंक्शन होता है सम। तो यहाँ पे उसका रेंज रेफर कर देंगे तो हर एक सब कैटेगरी का टोटल मिल गया हमें यहाँ पे। उसी फार्मूले को कॉपी कर देंगे बाकियों के लिए, तो सबका आ गया टोटल। अब मुझे ग्रांड टोटल चाहिए जहाँ पे इन सारी कैटेगरी का टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे भी हम सम फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे तक कर देंगे, अब इसका भी टोटल कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ एक्सेल के अंदर आप काम करोगे जब आप। आई होप आपको आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, हमारा टारगेट था कि आपको हाई लेवल पता हो जाए कि चीजें कैसे काम करती हैं एक्सेल में। ठीक है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा ये क्लास 1 नहीं था, ये क्लास 0 था, जहाँ पे हम हाई लेवल समझ रहे थे चीजों को। ठीक है,